This is part 2 of chapter 6. So first topic is key industry drivers and industry KPIs. और KPIs क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. तो देखिए हर एक इंडस्ट्री के अपने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, मैंने जैसे कि डिस्कस किया था, और उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ़ायदा उठाते हुए एक कंपनी या फिर एक इंडस्ट्री फिर फ्लरिश करती है. तो वही हम समझने वाले हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की क्या KPIs और की इंडस्ट्री ड्राइवर्स होते हैं. So the key performance indicator varies from industry to industry and a metric that is suitable to analyze one industry may not be suitable for other industries. तो सारी इंडस्ट्रीज की अलग अलग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं. जैसे कि सबसे कॉमन हो गया यूनिट ऑफ प्राइसिंग. एक गुड की या फिर उनका जो भी प्रोड्यूस है, जो भी उनका फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी क्या प्राइसिंग है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और यहीं पे सारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का पता चलता है. So unit of pricing essentially refers to what a company considers as a unit while pricing a product. It is far similar in case of manufacturing industries as the unit of pricing is the number of goods sold. However, it can be very challenging in case of the service sector. और service sector के अंदर unit pricing कैसे होती है वो अभी हम आगे जाके समझेंगे. Head counts के basis पे होती है although. Key constraining factors. The constraints can be broken into 3 categories. Constraint मतलब रुकावट. So 3 categories constraints हैं: demand side constraints, supply side and regulatory constraints. Sources. अब देखिए डिमांड साइड कॉन्स्टेंट्स कैसे हो गए. मान के जो बायर्स और कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गए, जो आपके प्रोडक्ट्स के बायर हैं और कंज्यूमर्स हैं, उनकी तरफ से अगर कोई कॉन्स्टेंट है, जैसे कि वो प्राइस पे नहीं करना चाहते हैं या फिर वो ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे उन कॉन्स्टेंट्स की बात हो रही है. सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल अनअवेलेबिलिटी. रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है या फिर स्ट्राइक हो गई है फैक्ट्री के अंदर, तो ये सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स हो गए. रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट्स कैसे हो गए कि मान के चलिए गवर्नमेंट पॉलिसी वो चेंज हो गई, तो ये सारे फैक्टर्स भी इंपैक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज. देन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्री एनालिसिस. तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? एनालिस्ट कहाँ से अपना पूरी प्रोजेक्ट है या फिर पूरा इंडस्ट्री एनालिसिस है वो कहाँ से करेंगे. सो देर आर सेवरल इंडस्ट्री जर्नल्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स आती है. बहुत सारे मीडिया बिजनेस चैनल्स हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं जो पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के बारे में रिपोर्ट्स दिखाते हैं. एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन, एसोसिएशन एंड ट्रेड बॉडीज पब्लिकेशन, जैसे हमें पता है NASSCOM है एक, और एक सियाम है ऑटोमोबाइल की, एक मोबाइल कांग्रेस है, वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस जिसको हम बोलते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारी. फिर रेलेवेंट मिनिस्ट्री या वेबसाइट पब्लिकेशन, इनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल सकती है. रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड फ्रेमवर्क. इवन स्मॉल चेंजेस इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. ये सबको पता है. और फॉर एग्जाम्पल कैंसिलेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेज हैज अफेक्टेड द बिजनेस इन दैट इंडस्ट्री. अब पहले टेलीकॉम बहुत सारे प्लेयर्स हुआ करते थे और ऑलिगोपॉली इंडस्ट्री हुआ करती थी, 7 से 8 प्लेयर हुआ करते थे, और आज की तारीख में कितने रह गए कि ओनली 3 प्लेयर्स आते हैं: जियो, वोडाफोन एंड एयरटेल. देन अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करते हैं एयरलाइन एंड अदर लॉजिस्टिक कंपनीज की, तो इनके KPIs क्या होते हैं? पैसेंजर पर कार्गो किलोमीटर. अगर आपको KPI या फिर ये पता करना है कि एक पर्टिकुलर कंपनी कितना फ्लरिश कर रही है इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स, तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे एयरलाइन या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर? तो पैसेंजर पर कार्गो किलोमीटर या फिर प्राइस पर पैसेंजर. ये एयरलाइंस के केस में होता है, प्राइस पैसेंजर एयरलाइंस के केस में. देन कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन रेट या फिर ऑक्यूपेंसी रेट. ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ग्रोथ. और आपको पता होगा सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपनी मंथली वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट करती है मार्केट के अंदर. एवरेज रियलाइजेशन एंड देयर ग्रोथ रेट, कैपेसिटी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट. तो कैपेसिटी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट किसका होता है? इनकी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री का, प्रोडक्शन प्रोसेस का. कमर्शियल बैंक और NBFC की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? इंटरेस्ट जो उन्होंने पे किया है बोरोइंग्स पे माइनस इंटरेस्ट जो उन्होंने रिसीव करा है अपने क्लाइंट से लेंडिंग के ऊपर. फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ग्रोथ रेट्स इन डिपॉजिट एंड लोन्स, इसमें क्या आ जाएगा? कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट. कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड देन अगेन कासा रेशो.
कासा जितना हाई होगा उतना बढ़िया रहता है। कंज्यूमर गुड्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है और एवरेज प्राइस एंड इट्स ग्रोथ। अगर हम आईटी सर्विसेज की बात करें, बीपीओज एंड केपीओज की बात करें, इन दिस सेक्टर द प्राइसिंग इज टिपिकली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेड काउंट्स, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा आईटी कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है कि कितने एम्प्लॉयज इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एड ऑन करे हैं और कितने इन्होंने ले ऑफ करे, हु आर असाइंड पर प्रोजेक्ट पर मंथ। तो एवरेज नंबर ऑफ, ये क्या है, फुल टाइम इक्विवेलेंट बिल्ड। तो यहां पे क्या लिखा है, एवरेज रेवेन्यू पर फुल टाइम इक्विवेलेंट, बेंच स्ट्रेंथ एंड एट्रीशन रेट। एट्रीशन रेट क्या हो गया, ले ऑफ कितना है, या फिर एम्प्लॉय टर्नओवर भी हो सकता है। देन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेट अगर वो एक्सपोर्टर हैं तो, कस्टमर कंसंट्रेशन रेशियो एंड नंबर ऑफ $1 मिलियन कस्टमर, ये आईटी में देखा जाता है। और $1 मिलियन यानी $10 लाख वाले कितने क्लाइंट्स ऐड करें, $10 लाख पर एनम वाले कितने क्लाइंट्स ऐड करें, ये बहुत जरूरी होता है। देखिए फुल टाइम इक्विवेलेंट का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पे कितने एम्प्लॉय असाइन किए गए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितने एम्प्लॉयज असाइन करें, तो फुल टाइम इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पे। अब टॉकिंग अबाउट द मीडिया, तो यहाँ पे टीआरपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, नंबर ऑफ विजिटर्स, देन एवरेज एंड रियलाइजेशन पर यूनिट एंड कंटेंट एक्विजिशन कॉस्ट। रिटेल स्टोर्स की बात करें इसमें क्या आ जाएगा, डीमार्ट, तो नंबर ऑफ स्टोर्स एडेड एंड सेल्स ग्रोथ क्या है। टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ठीक है, मार्केट शेयर, कॉस्ट ऑफ सब्सक्राइबर एंड सब्सक्राइबर जनरेट। देन टैक्सेशन में हमें सबको पता है टैक्सेशन दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिनका बर्डन ऑफ पेमेंट किसके ऊपर होता है, असेसी के ऊपर होता है, जिस पे वो टैक्स लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जिसका बर्डन ऑफ पेमेंट किसके ऊपर होता है, एंड यूजर के ऊपर होता है। सो डायरेक्ट टैक्सेस रेफर टू दोज टैक्सेस वेयर द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स एंड लायबिलिटी टू पे द टैक्स आर ऑन द सेम पर्सन, यानी असेसी के ऊपर ही होता है। इन अदर वर्ड्स द पर्सन हु हैज टू बियर द टैक्स इज ऑल्सो द पर्सन हु इज ऑब्लाइज्ड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। और डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आ जाएगा, इनकम टैक्स। एवरी इंडिविजुअल एंड बिजनेस हैज टू पे अ पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स दे अर्न। अगर मैं कंपनीज की बात करता हूँ तो टिपिकली 30% होता है, अगर 20% होता है इन केस टर्नओवर, 25% होता है इन केस टर्नओवर इज लेस देन 400 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर। देन इनकम टैक्स का ही ऑल्टरनेट होता है एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में क्या होता है, इफ द इनकम टैक्स पेबल बाय द कंपनी ऑन इट्स प्रॉफिट इज लेस देन 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी है, उसके हिसाब से अगर 18.5% से कम बैठ रहे हैं इनकम टैक्स तो उसको एमएटी देना पड़ेगा, मैट देना पड़ेगा। देन द कंपनी विल हैव टू पे 18.5% ऑफ द बुक प्रॉफिट्स टू द गवर्नमेंट। हाउएवर एनी एक्सेस टैक्स पेड इन सच फॉर्म कैन बी अवेल्ड एज मैट क्रेडिट टू सेट ऑफ द फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशन। तो फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशन को भी सेट ऑफ हो सकता है अगर आपने एक्सेस प्रॉफिट मैट के थ्रू पे कर दिया है तो वो मैट क्रेडिट भी मिल जाएगा। देन सरचार्ज, देखिए अल्ट्रा रिच पे सरचार्ज लगता है, तो सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स, दे आर चार्ज एट अ रेट ऑन इनकम टैक्स या फिर मैट पेड एंड मे बी ऑल्टर्ड एवरी ईयर, टैक्स ऑन टैक्स को। देन सेस, एक एजुकेशन सेस लगता है इंडिया के अंदर, और जो भी इनकम टैक्स हम पे करते हैं तो उसके ओवर एंड अबव हमें एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। सो इट्स एन एडिशनल लेवी दैट इज चार्ज ऑन द टैक्सेस प्लस अ सरचार्ज। सेस इज meant to be used for a specific purpose for which it is levied. For example, an education cess can only be used by the government towards the education related. बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो आज की तारीख में इंडिया में एक ही तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, वो है जीएसटी। एक्साइज भी खत्म हो चुका है, वैट भी खत्म हो चुका है, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी बचा है बस। So indirect taxes are those taxes where the person bearing the tax is different from the person liable to collect such tax and transfer it to the government. होता क्या है, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी है। अब जीएसटी पे कौन करता है, एंड यूजर पे करता है। लेकिन गवर्नमेंट को क्रेडिट कौन देता है, गवर्नमेंट को क्रेडिट देता है प्रोड्यूसर या फिर सेलर, ठीक है, वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। द टैक्स इज लेविड ऑन द सेलर ऑफ द गुड्स, ध्यान रखिएगा। जीएसटी इज अ टैक्स दैट इज चार्ज एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। They are calculated as a percentage of the invoice value and the sellers charge this to the customer. Sellers then remit this amount to the government, ठीक है ना। And there are different slabs to GST.
और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर 0% जीएसटी लगता है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, कुछ पे 5% लगता है, कुछ पे 10% लगता है, कुछ पे 18% लगता है और लग्जरी आइटम पे 28% लगता है। तो ये स्लैब्स हैं जीएसटी के। देन एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन टैक्स होता है, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। सो एक्साइज ड्यूटी इज अप्लाइज ऑन, आज की तारीख में जीएसटी लगता है सारे प्रोडक्ट पे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है, जैसे लिकर, पेट्रोल और डीजल। केवल इन्हीं तीनों पे एक्साइज ड्यूटी लगता है और इन्हीं तीनों पे केवल वैट लगता है। वैट भी खत्म हो चुका है एक्सेप्ट लिकर, पेट्रोल एंड डीजल। तो एक्साइज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, और वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कलेक्ट होता है और स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है। देन कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगता है। कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स दैट इज लेविड ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी वेरीज एज द प्रोडक्ट इज कंसर्न। सो रोड टैक्स इज पेड बाय द परचेजर्स ऑफ न्यू ऑटोमोबाइल। देखिए, जब भी आप कोई भी न्यू ऑटोमोबाइल परचेज करेंगे तो जैसे एक होती है एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस मतलब जिस प्राइस से वो शोरूम से निकलेगी, लेकिन शोरूम से निकलने के बाद उस पर रोड टैक्स भी लगता है, तो रोड टैक्स पे करना पड़ता है ना। तो दिस टैक्स इंक्रीजेस द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड दस इंपैक्ट द ऑटोमोबाइल सेल्स एंड इन टर्न द अदर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज सच एज ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी वो होती है जो ऑटो पार्ट्स बनाती है। स्टैम्प ड्यूटी, अब देखिए स्टैम्प ड्यूटी का क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो जो या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी रजिस्टर्ड। These are largely required at the time of purchase or sale of the asset. Since this is an upfront cost, it increases the cost of the acquisition. ठीक है, कोई भी एसेट आप परचेज करोगे, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट में क्यों ना हो, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। एसटीडी तब देना पड़ता है जब हम स्टॉक एक्सचेंज से शेयर ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर ट्रेडिंग करोगे, आपको एसटीडी देना पड़ेगा। Security transaction tax is paid at the time of the sale of the securities since it reduces the realizable value of the security sales, यानी प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। It discourages short term trading. Thus this affects stock traders and in turn stock broking firms. तो एसटीडी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, so this was the last topic from this chapter and we'll meet with the new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.